बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग फेडरल बोर्ड 10 क्लास केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, साल्ट्स। बेटा आपकी बुक में सबसे पहले जो चीज गिवन है दैट इज द डिफिनीशन ऑफ साल्ट। साल्ट की डिफिनीशन है। बेटा साल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल सी जो डिफिनीशन है ना साल्ट की, वो है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो पानी के अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है ना वो क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस then the product formed other than water is called salt। बेटा ये सिंपल सी डिफिनीशन है, लेकिन आपकी बुक में ये वाली डिफिनीशन लिखी हुई नहीं है। यही बात आपकी बुक में कुछ और अल्फाज में लिखी हुई है। अब आपकी बुक में जो डिफिनीशन लिखी हुई है वो समझने के लिए ना हम लोग पहले साल्ट की फॉर्मेशन के कॉमनली साल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, पहले साल्ट की प्रिपरेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसी प्रिपरेशन से आपको साल्ट की वो डिफिनीशन मिल जाएगी जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो साल्ट कैसे बनते हैं बेटा? एसिड और बेस रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनता है। जरा देखें, ये हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास एक बेस है NaOH। ये जब रिएक्ट करते हैं, अब जरा देखें ना, H पर होता है +1 चार्ज, Cl पर -1, Na पर +1, OH पर -1। तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है। बताएं H प्लस और OH जब मिलते हैं तो क्या चीज बनती है? वाटर। तो कौन सी चीज बन जाएगी? वाटर, H2O। और दूसरी कौन सी चीज बनेगी? ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपको पता है पहले हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, Na और Cl बनते हैं। अब यहां पर Na पर +1 चार्ज है और Cl पर -1 चार्ज है। बेटा ये हमारे पास कौन सी चीज हो गई है? एसिड। ये है बेस, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, ये कौन सी चीज बन गई है? साल्ट। ये कॉमन साल्ट है जिसे टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। लेकिन इसके एक बहुत कॉमन नेम है जो आपके पेपर में आता है, इसका फार्मूला पूछा जाता है, और इसका जो नेम मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉमन नेम, दैट इज हैलाइट, HALITE। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HALITE। हैलाइट का फार्मूला आ जाए तो आप लोगों ने लिख देना है NaCl। और ये कौन सी चीज बन गई है? वाटर बन गया है। तो बेटा जरा देखें ना, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बने। तो हम लोगों ने साल्ट की जो इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले डिफिनीशन की थी वो क्या थी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है ना वो वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। और याद रखें, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सिर्फ ये साल्ट है। नहीं बेटा, साल्ट की तादाद हजारों में है, हजारों में। लेकिन अभी हम लोग इसको फोकस करेंगे और इसी की बेस पर हम लोग वो डिफिनीशन निकालेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। अब बच्चों जरा देखें ना, ये जो साल्ट है ये किस चीज से बना हुआ है? 2 आयन से बना हुआ है। आयन से जो चीज बनी होती है ना उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो ये आयनिक कंपाउंड है। अब किस चीज से बना हुआ है? 2 आयन से। देखिए Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, और ये वाला दूसरा Cl नेगेटिव, तो ये कौन सा आयन हो गया? नेगेटिव आयन। अब आप मुझे बताएंगे कि साल्ट का ये जो पॉजिटिव आयन है Na+, ये एसिड से आया है या बेस से आया है? तो देखिए Na+, साल्ट के अंदर Na+ नहीं है, किसके अंदर है? बेस के अंदर। तो ये पॉजिटिव आयन साल्ट का बेस से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस। और बेटा ये नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन साल्ट के अंदर कहां से आया? देखें Cl नेगेटिव आयन एसिड के अंदर है, तो ये एसिड से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम किस चीज से? एसिड से आया है। तो बेटा आप मुझे बताएं, ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ी हुई है ना साल्ट के अंदर, Na+ और Cl नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ी हुई हैं, बॉन्डेड है। तो कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ कर रख रही है? भाई अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 अपोजिट आयंस के दरमियान होती है उसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो बेटा अब साल्ट की यही डिफिनीशन बन गई। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड्स दैट आर made up of 2 oppositely charged ion, that is positive ion and negative ion. Positive ion originated from base while negative ion originated from acid, and both the ions are bonded with each other
या आप ये भी लिख सकते हैं बोथ द आयंस आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आयनिक बॉन्ड लिख दिया। बेटा यही डिफिनेशन मैंने लिख दी है, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ टू अपोजिटली चार्ज आयंस, दैट इज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, कैटायन, एंड नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनायन। बोथ द आयंस आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये डिफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। बेटा अगली बात जो यहाँ पर मैंने लिख दी है वो नोट करके लिख दी है, इन साल्ट पॉजिटिव आयंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेस, साल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन बेस से ओरिजिनेट होते हैं, बेस से आते हैं, व्हाइल नेगेटिव आयंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एसिड, जबकि नेगेटिव आयन कहाँ से आता है, एसिड से आता है। अब बेटा साल्ट के पॉजिटिव आयन कहाँ से आते हैं, बेस से। इस वजह से ये जो साल्ट के पॉजिटिव आयन होते हैं ना, जितने भी साल्ट हैं उनके पॉजिटिव आयन को बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल। ये बात याद रख लेनी है, आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर में ये लफ्ज आता है बेसिक रेडिकल। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक साल्ट दिया होता है जैसे NaCl है, कहा जाता है आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन दिस साल्ट। तो बेसिक रेडिकल कौन सा होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है। इसको बेसिक रेडिकल कहने की वजह भी पता होनी चाहिए, क्योंकि साल्ट का पॉजिटिव आयन कहां से आता है, बेस से, इस वजह से इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। और बेटा साल्ट के जितने भी पॉजिटिव आयन है, मैं साल्ट की तरफ बात कर रहा हूं, साल्ट के जितने भी पॉजिटिव आयन है वो मेटल के आयन होते हैं। Na+, सोडियम मेटल है, सोडियम का आयन है। Fe+, सारे मेटल के आयन होते हैं। सिर्फ एक ऐसा पॉजिटिव आयन है जो साल्ट में पाया जाता है, या बेसिक रेडिकल है जो साल्ट में पाया जाता है, और वो मेटल से नहीं बना होता, नॉन मेटल का होता है, वो है NH4+ अमोनियम आयन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा जरा देखें, मैं यहां पर ये बात लिख रहा हूं, ऑल मेटल आयंस एक्सेप्ट NH4+। NH4 का नाम भी आपको पता होना चाहिए, अमोनियम आयन। NH4 है, NH4+। अमोनिया नहीं, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एक और होता है NH2, उस पर -1 चार्ज होता है, वो कहलाता है अमाइनो। तो ये अमोनियम आयन साल्ट का बेसिक रेडिकल है, और ये मेटल से नहीं बना हुआ। N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो ये दुनिया का वाहिद ऐसा पॉजिटिव आयन है या बेसिक रेडिकल है जो साल्ट में पाया जाता है, लेकिन मेटल से बना हुआ नहीं है। बाकी जितने भी पॉजिटिव आयन हैं साल्ट्स के, वो सारे के सारे मेटल के बनते हैं। अच्छा, नेगेटिव आयन जो होते हैं, नेगेटिव आयन जो एसिड से ओरिजिनेट करते हैं, इन्हें बेटा एसिडिक रेडिकल भी कहा जाता है, एसिडिक। और बेटा जितने भी एसिडिक रेडिकल होते हैं ना, अगर वो एक एलिमेंट से बने हो तो वो तो नॉन मेटल के होते हैं। अच्छा, अगर कम्प्लेक्स हो, यानी दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बने हो, तो वो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जो होते हैं ना, वो मोस्टली नॉन मेटल के होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक नॉन मेटल के साथ कोई मेटल भी लगी हुई आ सकती है। इस बात को आपने याद नहीं रखना कि ये किस चीज के बने होते हैं, बस इनका याद रख लेना कि बेसिक रेडिकल जितने भी होते हैं साल्ट के, वो मेटल के आयन्स होते हैं, सिवाय अमोनियम आयन NH4+ आयन। अच्छा, आप बच्चों जरा देखें एग्जांपल आपकी बुक में जो गिवन है साल्ट्स की, बहुत सारी एग्जांपल हैं भाई। NaCl सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, ये भी बिल्कुल आम नमक की तरह होता है, लेकिन ये जहरीला होता है, खाया नहीं जाता। आगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल नहीं होता, और मार्बल की टाइलें आप लोगों के घरों में लगी हुई होंगी, संगमरमर जिसको बोलते हैं, या लाइम स्टोन, चूने का पत्थर जो पहाड़ से निकलता है, वो वाला पत्थर। दोनों का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। केमिस्ट्री के अंदर ये जो मार्बल है ना, ये भी एक साल्ट है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये भी साल्ट है। भाई साल्ट 2 3 4 नहीं, हजारों में है साल्ट। अच्छा, अब बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में गिवन है। अब वही बात मैंने जो यहाँ पर आपको समझाई है ना, वही यहाँ पर लिख दी है। कॉमनली एसिड रिएक्ट विद द बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। उससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर। जैसे ये एक एसिड है HCl, ये बेस है NaOH, रिएक्ट किया एसिड ने बेस के साथ, साल्ट बना NaCl और वाटर बन गया H2O। अब जरा देखें, इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। हेयर साल्ट, यहाँ पर जो साल्ट है ना NaCl, इज मेड अप ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज आयन, 2 अपोजिटली चार्ज आयन से बना हुआ है। देखिए ना, इसके अंदर 2 अपोजिटली चार्ज आयन है, Na+ और Cl नेगेटिव आयन। Na+ का जो पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव का जो नेगेटिव आयन है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। दैट इज Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। These two ions are bonded through strong electrostatic force of attraction. NaCl के अंदर ये जो 2 आयन है ना, Na+ और Cl नेगेटिव आयन, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े हुए हैं। हेयर पॉजिटिव आयंस Na+ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेस। यहाँ पर जो Na+ है ना, वो बेस से आया, कौन सी बेस, NaOH से।
while negative ion Cl negative is originated from acid HCl। जबकि जो नेगेटिव आयन है ना इसके अंदर ये Cl नेगेटिव, ये कहां से आया है? एसिड से। कौन सा एसिड है यहाँ पर? HCl। बेटा यही इसके नोट्स हैं, अब मैं अलग से नोट्स नहीं लगाऊंगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा आगे आपकी बुक में ये हेडिंग डली हुई है फिजिकल स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, लेकिन बेटा इसके नीचे ना 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं साल्ट्स के। उनमें सिर्फ फिजिकल स्टेट नहीं है या सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, और कैरेक्टर भी है। लिहाजा मैंने एक और हेडिंग डाल दी है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट। तो अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट आ जाए ना तो फिर आप लोगों ने ये 5 लिखने होंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 लिखे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह 3 और भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आ जाता है फिजिकल स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट तो फिर सिर्फ ये वाली हेडिंग आपने एक्सप्लेन करनी है, फिजिकल स्टेट वाली, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेल्टिंग पॉइंट, वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये लैटिस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह आपने एक्सप्लेन नहीं करनी है। अब बच्चों पहला जो फिजिकल कैरेक्टर दिया गया है ना वो ये है कि साल्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है। भाई 3 फंडामेंटल 3 बेसिक स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की और स्टेट्स भी हैं लेकिन वो फंडामेंटल स्टेट नहीं। तो बेटा जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो साल्ट हो चाहे वो बेस हो, नॉर्मली STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वो सॉलिड होते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है? साल्ट्स आर यूजुअली सॉलिड एट STP। और सॉलिड होने की वजह क्या है? बेटा ये वजह समझने के लिए ना हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क क्या होता है। सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, यानी फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जैसे जरा देखें, ये एक सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, यानी उसके पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। और गैसेस में तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती, गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती। तो बेटा क्या फर्क हो गया? सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये फोर्स जो सॉलिड के पार्टिकल को आपस में जोड़ रही है ये मजबूत ना हो तो वो सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा, वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड यानी साल्ट्स जो होते हैं वो बेटा क्यों सॉलिड होते हैं STP पर? वजह ये होती है कि उसके आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। और बच्चों अपोजिट चार्ज वाले आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब बहुत स्ट्रांग होने की वजह से पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न, एक खास पैटर्न में अरेंज होते हैं और ये पैटर्न एक लैटिस कहलाता है। 3 डायमेंशनल यानी लंबाई में भी अरेंज होंगे, ऊपर नीचे चौड़ाई में भी, और इस तरीके से थिकनेस मोटाई में भी अरेंज होते हैं। क्या लिखा हुआ है? साल्ट्स आर यूजुअली सॉलिड एट STP। It is because in salts ions are bonded with each other through strong electrostatic force of attraction। ions एक दूसरे के साथ bonded होते हैं, जुड़े होते हैं, किसके जरिए? strong electrostatic force of attraction के जरिए, to form a tightly packed lattice structure। इससे क्या बन जाता है? इस तरीके से tightly packed lattice structure बन जाता है। बेटा आगे जो कैरेक्टर है वो है lattice structure। lattice क्या होता है जरा समझें इसको। बेटा अगर पार्टिकल रिपीटेड वे में अरेंज हो, रिपीटेड क्या मतलब? अपनी अरेंजमेंट बार बार रिपीट करें, और बेटा वो 3 डायमेंशनल में रिपीट कर रहे हो अपने आप को, क्या मतलब? लंबाई में भी रिपीट कर रहे हो, ऊंचाई में भी, और आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा साल्ट्स तो आयन से बने होते हैं ना, साल्ट्स में पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रिपीटेड वे में अरेंज होते हैं, और ये अरेंजमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं 3 डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। यानी लंबाई के रुख भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रिपीटेड वे में अरेंज होंगे। रिपीटेड वे का क्या मतलब होगा? एक पॉजिटिव आयन, उसके बाद फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आयन, ये सिलसिला चलता रहेगा लंबाई के रुख में भी। और बेटा इस तरीके से चौड़ाई के रुख में भी एक पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन। और बेटा इस तरीके से थिकनेस यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, यहाँ पॉजिटिव होगा थोड़ा सा आगे फासले पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गई है। और ये रिपीटेड मैनर अरेंजमेंट है। रिपीटेड क्या मतलब है? एक के बाद दूसरा। जैसे आप जरा देखें, ये है
पॉजिटिव आयन Na+, फिर यहाँ पर कौन सा है नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये एक पैटर्न मान गया। अब फिर आगे क्या होगा Na पॉजिटिव, फिर इस पैटर्न को फॉलो करें ना, पॉजिटिव के बाद कौन सा आ रहा है नेगेटिव Cl नेगेटिव, फिर आगे जरा देखें Na पॉजिटिव, फिर आगे कौन सा हो जाएगा Cl नेगेटिव। इस तरीके से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ये तो एक डायमेंशन एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट होगी, लेकिन ये अरेंजमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। देखें अरेंजमेंट इन अ रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न, 3 डायमेंशनल पैटर्न होगा, यानी इस साइड में भी ये रिपीटिशन होगी। ये पॉजिटिव है तो यहाँ नीचे कौन सा होगा नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव, फिर कौन सा हो जाएगा नेगेटिव। अब जरा देखें यहाँ पर कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था, इधर भी ये नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। अब जरा देखें यहाँ पर कौन सा आ जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा Na पॉजिटिव। अब जरा देखें यहाँ पर कौन सा आ जाएगा Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, फिर जरा देखें यहाँ पर Cl नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ज़रा देखें कौन सा आ जाएगा Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। यहाँ पर ज़रा बताएं कौन सा आ जाएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा Na पॉजिटिव। अब जरा देखें बच्चों, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है लंबाई में और चौड़ाई में। अब 3 डायमेंशनल कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से थोड़ा सा आगे फासले पर यहाँ पर स्पेस में नेगेटिव, नेगेटिव से आगे फिर पॉजिटिव, सब के आगे इस तरीके से ये 3 डायमेंशनल बन जाएगा। अब यहाँ स्पेस पे मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है आप समझ चुके होंगे बच्चों। अब जरा देखें ना, इसमें देखें तो एक पॉजिटिव के गिर्द ना 6 नेगेटिव लगे होंगे। ये पॉजिटिव है, इसके साथ ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तो 4 हो गए। दूसरे 2 किस तरफ होंगे, एक फ्रंट वाली साइड पर, सामने की साइड पर, और एक पीछे की जाए। तो बेटा एक पॉजिटिव के साथ 6 नेगेटिव लग गए। इस तरीके से हर नेगेटिव को अगर आप देखेंगे, ये नेगेटिव है, इसके साथ 6 पॉजिटिव, इस नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा फ्रंट की जानिब और छठा बैक की साइड। तो हर पॉजिटिव के साथ 6 नेगेटिव, हर नेगेटिव के साथ 6 पॉजिटिव। और ये जरूरी नहीं है कि हर साल्ट में ऐसा हो कि एक पॉजिटिव के साथ 6, नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव के साथ 3 नेगेटिव जुड़े होते हैं, ये 4 नेगेटिव जुड़े होते हैं। तो बच्चों बात ये है कि जरा देखिए ना, जब इस तरीके से अरेंजमेंट होती है ना, तो पार्टिकल की एक बड़ी स्टेबल अरेंजमेंट हो जाती है। जैसे ये Na+ है। अच्छा देखें, अगर एक यहाँ पर होता, यहाँ पर Cl नेगेटिव होता, जरा देखें, दूसरा Cl नेगेटिव यहाँ होता, यहाँ पर होता Cl नेगेटिव, तीसरा Cl नेगेटिव जरा देखें अगर यहाँ होता, और चौथा Cl नेगेटिव भी यहाँ होता। तो आप जरा देखें, यहाँ पर इनके दरमियान डिस्टेंस कम, यहाँ पर भी डिस्टेंस कम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अब जब ये यहाँ पर है ना, तो यहाँ इनके दरमियान रिपल्जन बहुत ज्यादा हो, यहाँ पर भी रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पर रिपल्जन बहुत कम हो जाएगी। तो बच्चों जब ये एक इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ना, जैसे ये Na पॉजिटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ कौन सी चीज हो गई Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव। तो अब देख लें हर तरफ से डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं ना, तो इनके दरमियान फिर रिपल्जन कम से कम हो जाएंगी। अब इससे कम और रिपल्जन नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये इनके दरमियान डिस्टेंस और बढ़ेगा तो इनके दरमियान रिपल्जन कम हो जाएगी, लेकिन इधर रिपल्जन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हर तरफ को रिपल्जन को और जो कौन सी चीज है अट्रैक्शन है, उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो गई, आप जरा देखें यहाँ पर भी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो, इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी Na+। अब बच्चों अगर ये जो है ना, वो जरा देखें, यहाँ इस साइड पर आ जाता तो इससे दूर हो जाता है, इससे दूर हो जाता तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो बेटा ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना पार्टिकल की, इसकी एक वजह तो ये है कि आयनिक बॉन्ड की नेचर इस तरीके से हो कि पार्टिकल 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक रिपीटेड पैटर्न। आयनिक बॉन्ड की नेचर क्या होती है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये आयनिक बॉन्ड की नेचर होती है। और बच्चों दूसरी बात ये होती है कि जब इस तरीके से अरेंज होते हैं तो एक 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस अरेंजमेंट में बेटा पार्टिकल ऐसी पोजीशंस पर आ जाते हैं कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है, और जो रिपल्जन होते हैं वो मिनिमाइज, कम से कम हो जाती है। बेटा अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और रिपल्जन मिनिमम हो ना, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल बन जाता है। अब बेटा यही बातें यहाँ पर लिखिए, मैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर भी बना दूंगा, वो भी आपने बनाना है, आपकी बुक में बना हुआ है। लेकिन पहले ये नोट्स जो लिखे ना, इनको जरा समझें। अंडर नॉर्मल कंडीशंस आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड विद वेल डिफाइंड लैटिस स्ट्रक्चर। नॉर्मल जो कंडीशन होती है, यानी STP वाली जो कंडीशन होती है, उन पर आयनिक कंपाउंड
यानी साल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और आम सॉलिड नहीं होते। इनका क्या होता है, वेल डिफाइंड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। क्या मतलब वेल डिफाइंड, क्या मतलब है, जिसकी बकायदा लंबाई हो, चौड़ाई हो, और क्या हो, थिकनेस हो। तो ये जरा देखें, ये वेल डिफाइंड लैटिस स्ट्रक्चर है। अब अगर बेतरतीब होंगे ना तो वेल डिफाइंड लैटिस स्ट्रक्चर निकलेगा। अब ये वेल डिफाइंड लैटिस स्ट्रक्चर इनका बनता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, आयनिक बॉन्ड की वजह से है। प्रेजेंट बिटवीन द आयंस, ये आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में, साल्ट वगैरह में कहां पर पाए जाते हैं, आयंस के दरमियान पाए जाते हैं। अब ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। आयनिक कंपाउंड में अपोजिट चार्ज वाले आयन होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा अपोजिट चार्ज वाले या कोई भी दो चार्ज, चाहे वो अपोजिट है चाहे वो सेम चार्ज है, उनके दरमियान जो फोर्स होती है ना, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। अब अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो यहाँ पर तो अपोजिट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो अपोजिट चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड कहलाती है। दीज आयंस आर अरेंज। अब इस बात को ना आपने ना हाईलाइट कर देना है, किसी और कलर से लिख देना है या मार्कर से लिख देना है अच्छा सा। दीज आयंस आर अरेंज इन अ रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न। अब ये आयंस अपने आप को अरेंज करते हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न में, कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और ये जो 3 डायमेंशनल पैटर्न बनता है इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दिस अरेंजमेंट मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस अरेंजमेंट से होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, एंड मिनिमाइज द रिपल्जन। और रिपल्जन की जो फोर्स होती है वो कम से कम हो जाती है। बेटा जब अट्रैक्शन की फोर्स मैक्सिमम हो जाए और रिपल्जन की फोर्स मिनिमम हो जाए तो फिर क्या होता है, लीडिंग टू स्टेबल स्ट्रक्चर। तो उससे क्या होता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बेटा मैं यहाँ पर ना वो डायग्राम बना रहा हूँ जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की आपकी बुक में बनी हुई है, और आप लोग नहीं बनानी है। बाहर देखने में बड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे ना जिस पैटर्न से मैं बना रहा हूँ, और वीडियो को रोक रोक कर आप भी उस तरीके से बनाते जाएंगे एक एक स्टेप, तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान हो जाएगी। और एक दो दफा प्रैक्टिस करने के बाद ना आप लोग बिल्कुल देर ही नहीं लगाएंगे, 2 मिनट में बना लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, स्केल ले लेना है। अब मेरे पास तो स्केल है नहीं, मैं तो भाई ये टूटी हुई जो ट्यूबलाइट है ना इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो जनाब जरा देखें, मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना देना है, जरा देखें ये एक स्क्वायर बन गया। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसके सेंटर में यहाँ पर आप स्केल की मदद से एग्जैक्ट सेंटर पे ये निशान लगा दें। इस लाइन के सेंटर में भी ये निशान लगा दें, इस लाइन के सेंटर में भी ये निशान लगा दें, और इस लाइन के सेंटर में भी यहाँ पर ये निशान लगा दें। आई होप कि मैंने सेंटर में ही निशान लगाए, ये निशान लगा। आप जरा देखें ना, एक इमेजिन करें कि अगर इसको हम लोग यहाँ पर मिला दें और इसको यहाँ पर मिला दें, तो क्या करना है, इस वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे, और ये जो लाइन जा रही है उसे थोड़ा सा इस साइड पर कर। तो यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ जनाब लाइन, ये देखें इस लाइन से ना थोड़ा सा इधर और इससे थोड़ा सा नीचे करके। आई होप कि ये मैंने ठीक ही बना दिया। अच्छा, अब जितना फासला इधर रखा है उतना ही फासला इधर भी रखकर ये लाइन बना देनी। ये देखें, ये 2 मैंने जो है स्क्वायर से बना दिए। अब इस पॉइंट को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ देंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक क्यूब सा बन जाएगा। ये क्यूब सा बन गया। अब ये जो पहले 4 लाइन लगाई थी इनके सेंटर में, तो ये निशान हमने लगा दिया। अब ये जो बाद वाली 4 लाइनें इनके सेंटर में भी यहाँ पर ये निशान लगा, सेंटर में कोशिश करें स्केल की मदद से सेंटर में ही निशान लगे। अच्छा, इसके सेंटर में भी निशान लगा देना है, और इसके सेंटर में भी यहाँ पर ये निशान लगा देना। अच्छा, अब ये जो लाइन लगाई है इनके सेंटर में भी ये निशान लगा दिया, ये वाला निशान लगा दिया, ये वाला निशान लगा दिया सेंटर, और इधर से ये सेंटर में निशान। अब क्या करना है कि इसको 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 और इसको आपस में जोड़ देना है, और ये जोड़ेंगे हम लोग किसी और कलर की मार्कर से, और हल्का करके। आप लोगों ने ये जितनी भी लाइनें बनाई है ना, ये आप लोग बना लें मार्कर से, ब्लैक मार्कर से, और बाकी जो है ना वो पेंसिल से बना लें। ये समझ लें कि हमने इसको ना 2 टुकड़े कर दिए इसकी मोटाई के रुख में। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ, इस लाइन को इस लाइन के साथ, और फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आप इसकी चौड़ाई में इसके 2 टुकड़े कर देंगे। अब इस तरीके से लंबाई के रुख में 2 टुकड़े करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब आयन जो है ना वो ड्रा कर रहे हैं। आयन कैसे ड्रा करेंगे जरा ऐसा करते हैं कि ये जो रेड कलर है ना, ये वाला रेड कलर, ये हम लोग बना लेते हैं कौन सी चीज़, Na+ के लिए साइन। और ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर, ये हम लोग बना लेते हैं Cl-। ठीक है, तो यहाँ अगर होगा
पॉजिटिव आयन। तो फिर उसके बाद यहाँ कौन सा आयन होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव। एक पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर यहाँ पर कौन सा होगा जरा देखें, पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा होगा, नेगेटिव। फिर आगे यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। फिर आगे यहाँ पर कौन सा होगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर कौन सा होगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर कौन सा होगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा होगा, नेगेटिव। अच्छा अब ज़रा देखें, ये पॉजिटिव है, यहाँ कौन सा होगा, नेगेटिव। यहाँ कौन सा होगा, पॉजिटिव। अच्छा अब ज़रा देखें, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन बन रहा है ना, यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद फिर कौन सा आ गया, नेगेटिव। अच्छा अब ज़रा देखते हैं जनाब, यहाँ पर ये हो गया ना पॉजिटिव, तो यहाँ कौन सा होगा, नेगेटिव। यहाँ कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जरा देखें, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ सेंटर में कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा आप जरा देखें, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर इस जगह पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर फिर कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान यहाँ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इनके दरमियान यहाँ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और ज़रा देखें, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और बच्चों ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ दरमियान कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा अब जरा देखें, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, और सेंटर में यहाँ पर एक आयन आ जाएगा, और सेंटर में यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके दरमियान जहाँ सेंटर में नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो जनाब ये स्ट्रक्चर बन गया है आप लोगों के सामने। बेटा यही नोट्स बन गए हैं, यही नोट्स आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद ये डायग्राम बना लेनी है, और ये साथ बना देना है सेंटर में करके, ऊपर या नीचे करके ये लेबल है, ताकि बताएगा क्या हर एक के साथ तो आप नहीं लिख सकते कि ये पॉजिटिव है या नहीं। बेटा थर्ड करेक्टर है साल्ट्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, बिजली का गुजर जाना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर जाना, इलेक्ट्रिक करंट का पास हो जाना, किसी भी चीज में से गुजर जाना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। बेटा हम साल्ट को ना तीन हालतों में, तीन फॉर्म्स में डील करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। या तो साल्ट सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर साल्ट मोल्टन यानी पिघली हुई हालत में हो, या फिर साल्ट एक्वस यानी पानी में डिसोल्व फॉर्म में हो। बेटा जब साल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, लेकिन जब साल्ट मोल्टन फॉर्म में या जब साल्ट एक्वस फॉर्म में होता है, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। यहां पर ये बात मैंने लिख दी है, साल्ट्स इन सॉलिड फॉर्म कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, बिजली नहीं गुजर सकती। साल्ट्स इन मोल्टन फॉर्म कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट जब पिघली हुई हालत में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उनमें से बिजली गुजर सकती है। साल्ट्स इन एक्वस फॉर्म कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट जब एक्वस फॉर्म यानी साल्ट जब पानी में डिसोल्व फॉर्म में होते हैं, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से बिजली गुजर सकती है। बेटा साल्ट जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं उस वक्त उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास हो सकती, और साल्ट जब मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में होते हैं उस वक्त उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो जाती है। ये बात समझने के लिए ना पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इसके पास होने के लिए शर्त क्या है। पास होने का मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कोई एग्जाम देती है और उसमें से पास हो जाती है, नहीं। पास होने का मतलब यह है फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। आपको पता है चार्ज दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और करंट का मतलब होता है फ्लो करना, फ्लो पास हो जाना, गुजर जाना। तो बेटा चार्ज का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब हम लोग कहते हैं कि ये चीज जनाब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, क्या मतलब इसमें से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, और हम लोग कहते हैं ये चीज इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं है, क्या मतलब इसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। अब बेटा चार्ज कौन सी हालतों में फ्लो कर सकता है। बेटा चार्ज दो चीजों पर होते हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, या फिर आयंस पर। बेटा बाज चीजें ऐसी होती है ना उनमें ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्या मतलब फ्री, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं भाई, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
जो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल, उन शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। लेकिन बेटा बाज एटम ऐसे होते हैं, जैसे मेटल्स के एटम हैं, उनके आखिरी शेल जो वैलेंस शेल नहीं होता, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अपने ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहे होते, वो अपने एटम के साथ जुड़े नहीं होते, बल्कि वो अपने एटम को, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अपने ऑर्बिट को छोड़कर ना वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। जिधर उनका दिल करता है, बरकैफ इलेक्ट्रॉन का दिल नहीं होता, चलो जिधर उनका दिल करता है वो उधर मूव करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर आवारागर्दी करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जब वो आजादाना फ्रीली मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, तो अपने साथ चार्ज कैरी करते हुए जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि भाई इस चीज में से चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो ऐसी चीजें जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। अब कौन सी चीजें जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेटल, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर वगैरह, ये सारे के सारे मेटल हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। आपको पता है आयरन में से बिजली पास हो जाती है, कॉपर में से पास हो जाती है। भाई घरों में जो बिजली की तारें होती है ना, वो कॉपर की बनी होती है। क्यों कॉपर की बनी होती है? क्योंकि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब मूव करते हैं तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को भी मूव करवाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब बच्चों प्रोटॉन फ्री नहीं होते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बॉन्डेड होते हैं, प्रोटॉन फ्री नहीं होते। तो बच्चों ये प्रोटॉन मूव नहीं करते, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं। अब बात यह है कि दूसरी चीज कौन सी होती है? आयंस। आयंस दो किस्म के होते हैं, कौन से? पॉजिटिव आयन और दूसरे कौन से? नेगेटिव आयन। अब बच्चों अगर ये आयंस फ्री होंगे तो फ्रीली मूव कर सकेंगे, जब फ्रीली मूव कर सकेंगे तो इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आप जब फ्रीली मूव करेंगे तो अपने साथ मूव करते हुए चार्ज को भी कैरी करते हुए ले जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट किस वक्त फ्लो करेगा? जब आयंस फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे। तो बेटा अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सॉलिड फॉर्म में जब साल्ट होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं पास हो सकता, लेकिन मोल्टन और एक्वस फॉर्म में जब साल्ट होते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो जाता है? भाई साल्ट हमने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड है, आयन से बने होते हैं, इनमें आप फ्री इलेक्ट्रॉन वाली कहानी तो है नहीं, इनमें तो पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। जब साल्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होता है ना, एक मजबूत सा रिजिड स्ट्रक्चर होता है लैटिस स्ट्रक्चर, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कौन सी फोर्स उनको आपस में जोड़कर रखती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब चूंकि वो लैटिस स्ट्रक्चर में टाइटली पैक्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े ही होते हैं, वहां पर आयन मूव नहीं कर सकते। जब सॉलिड फॉर्म में आयन मूव नहीं कर सकते, क्या मतलब वो अपने साथ चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो क्या मतलब सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। लेकिन बेटा जब साल्ट को हम लोग मेल्ट करवाते हैं, मेल्टिंग के दौरान क्या होता है? मेल्टिंग के दौरान ये होता है कि जैसे आप सपोज करिए कि ये Na+ है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na+ है, ये Cl नेगेटिव आयन है, यहाँ पर ये Cl नेगेटिव आयन है, ये Na+ आयन है, फिर यहाँ पर ये Cl नेगेटिव आयन है, यहाँ कौन सा Na+ आयन है। ये तो हो गया क्रिस्टल लैटिस। लेकिन जब बेटा हम इसे मेल्ट करवाएंगे ना, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड, ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तो आयन फ्री हो जाएंगे। जब आयन फ्री हो जाएंगे तो फ्रीली मूव कर सकेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। जब ये आयन फ्रीली मूव करेगा तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को भी मूव करवाएगा। जब ये मूव करेगा तो अपने साथ इस पॉजिटिव चार्ज को भी मूव करवाएगा। चार्ज मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब बच्चों जब साल्ट एक्वस फॉर्म में होता है तब भी ऐसे ही होता है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब मेल्ट करवाते हैं तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये हाई टेम्परेचर की वजह से टूटता है। लेकिन जब पानी में डिसोल्व करते हैं तब भी ये लैटिस टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन बॉन्ड टूटने की वजह हाई टेम्परेचर नहीं होती, इन बॉन्ड के टूटने की वजह पानी की पोलर नेचर होती है। बेटा जब हम इस साल्ट को पानी में डिसोल्व करेंगे ना, तो आपको पता है पानी के ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक और पानी का मॉलिक्यूल इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब बेटा इस पॉजिटिव आयन को पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो इसकी अट्रैक्शन ये नेगेटिव आयन जो पहले से नेगेटिव आयन है ना, उनके साथ वीक पड़ना शुरू हो जाएगी, तो ये वाली अट्रैक्शन टूट जाएगी। इसी तरीके से ये Cl नेगेटिव है ना, इसके साथ पानी पता है हाइड्रोजन वाली साइड से अटैच होना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जब पानी के मॉलिक्यूल इस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, साल्ट के ये जो पॉजिटिव आयन है ना, इनके साथ इस नेगेटिव आयन की जो अट्रैक्शन है ये वीक पड़ना शुरू हो जाएगी। जब वीक पड़ना शुरू हो जाएगी तो ये वाली अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब इस सूरत में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ना, जैसे ये पॉजिटिव आयन है तो इसके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या है, दीज आयंस आर सराउंडेड विद वाटर मॉलिक्यूल। जैसे जरा देखें, यहाँ पर ये इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, तो इधर से ये जुड़ा होगा, इधर से भी ये पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा, इधर से भी पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा। जरा देखें, इधर से भी पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा। अब जो पॉजिटिव आयन क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड है, लेकिन जब ये मूव करेगा तो इसके साथ जो पानी का मॉलिक्यूल अटैच है ना, वो भी इसके साथ साथ मूव करते जाएंगे। बच्चों, अब ये मूव कर सकता है, जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। और जब चार्ज मूव करेगा ना इसके साथ साथ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। बेटा सारी यही बातें लिखी है। बेटा फोर्थ करेक्टर है साल्ट्स का या आयनिक कंपाउंड का कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बेटा साल्ट होता है ना, कॉमन साल्ट, नमक, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं? भाई पिछले चैप्टर में कई दफा हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। नमक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 सेल्सियस, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें कितना फर्क आ गया, कहाँ 0 और कहाँ 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा बाकी भी जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट इसी तरीके से हाई होता है। तो क्यों हाई होता है, इसकी वजह हम लोगों ने पढ़नी है। भाई मेल्टिंग होती किस तरीके से है, जब सॉलिड मेल्ट करता है यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या चेंज आती है उसमें। बेटा जरा देखें ना, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें यहाँ पर ये है पॉजिटिव आयन, फिर उसके बाद कौन सा आयन जुड़ा होगा, ये वाला नेगेटिव आयन, फिर आगे कौन सा आयन जुड़ा होगा, पॉजिटिव वाला आयन, फिर आगे कौन सा आयन जुड़ा होगा, इस तरीके से यहाँ पर ये नेगेटिव आयन, और ये सिलसिला चलता रहेगा इस तरीके से लंबाई में, वन डायमेंशन में। इस तरीके से चौड़ाई में भी यहाँ ये पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन के साथ कौन सा आयन होगा, नेगेटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन के साथ आगे कौन सा होगा, पॉजिटिव आयन, फिर आगे कौन सा होगा बच्चों, नेगेटिव आयन। इसी तरीके से हर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव और हर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आयन जुड़े होंगे। बेटा ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है कि आयनिक कंपाउंड या साल्ट्स के अंदर आयन किस तरीके से जुड़े हुए हो। ये क्या बन गया है, एक क्रिस्टल लैटिस बन गया है। ये 3 डायमेंशनल है, तो जाहिर आपको 2 डायमेंशन 2 डायरेक्शन नजर आ रहे हैं ना, लंबाई और चौड़ाई, जो ऊंचाई जिसे करें, आगे फ्रंट की जाने पीछे हो। तो बच्चों अब जरा देखें, यहाँ पर ये पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स हैं रिजिड लैटिस के अंदर। क्यों फिक्स हैं, क्योंकि इन आयन को आपस में एक फोर्स ने जोड़ कर रखा हुआ है। बेटा आयन को कौन सी फोर्स जोड़कर रखती है, आयन पर क्या होता है, चार्ज। 2 चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्ज को, और स्टैटिक कहते हैं जो अपनी जगह पर रुके हुए होते हैं। तो 2 रुके हुए चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान भी हो सकती है और 2 डिफरेंट चार्ज के दरमियान भी हो सकती है। बेटा अगर 2 सिमिलर चार्ज हों, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। लेकिन अगर 2 अपोजिट चार्ज हों, जैसे ये पॉजिटिव है और ये कौन सा नेगेटिव है, 2 अपोजिट चार्ज के दरमियान जो फोर्स होगी ना, वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर देखें, ये तो 2 अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और बेटा 2 आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये काफी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर आयन्स आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको इनकी पोजीशन पर फिक्स रखती है, और उसकी वजह से क्या बन जाता है, एक लैटिस बन जाता है, एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन जाता है। बच्चों अगर हमने इसको मेल्ट करवाना है तो क्या करना होगा, इन आयन को अलग अलग करना होगा। अब आयन कैसे अलग अलग हो सकते हैं, जब इनके दरमियान ये जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो हम लोग खत्म कर दें, वो तोड़ दें। अब ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, इनको तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ज्यादा एनर्जी क्या मतलब, ज्यादा हीट देंगे तब ये फोर्सेस जो आयंस के दरमियान है ये टूटेंगी, आयन अलग अलग होंगे, और हम लोग कहेंगे कि ये जो आयनिक कंपाउंड था या ये जो साल्ट था, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है।
तो बेटा ज्यादा हीट देना पड़ती है, ज्यादा हीट देंगे तो कम टेम्परेचर होगा या ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो क्या मतलब हाई टेम्परेचर देना पड़ता है इन आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इनको मेल्ट करवाने के लिए। बेटा यही बात यहाँ पर हम लोगों ने लिख दी है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम प्रेशर। इस पर जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो साल्ट हो चाहे वो बेसिस हो। आयनिक कंपाउंड दो तरह की चीजें होती हैं, या तो साल्ट या फिर बेस। तो ये सारे बेटा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। याद रखें जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होता है। अब इसका रीजन क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं या साल्ट जो होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? इन आयनिक कंपाउंड्स अपोजिटली चार्ज आयंस आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें अपोजिटली चार्ज आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, अपोजिटली चार्ज आयन है, ये बॉन्डेड होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। किसके जरिए? थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होल्ड द आयंस एट फिक्स्ड पोजीशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं आयन के दरमियान, ये आयन को फिक्स्ड पोजीशन पर हेल्ड करके रखती हैं, मजबूती से जोड़ कर रखती हैं, इनको अपनी पोजीशन चेंज करने नहीं देती, इनको मूव नहीं करने देती। इन रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर, ये फिक्स्ड पोजीशन कहाँ पर होती है? रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होती है। द सिग्निफिकेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, रिजल्टिंग इन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। बेटा अगली जो प्रॉपर्टी है ना, वो है हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। बेटा जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं यानी साल्ट्स वगैरह, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। क्या मतलब? ये सख्त होते हैं और ब्रिटल। ब्रिटल क्या मतलब होता है कि अगर आप इन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे या इनको हैमरिंग, इनके ऊपर हथौड़ा वगैरह या कोई पत्थर वगैरह मारेंगे, तो ये बेटा शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि ये टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर पाउडर की शक्ल में टूट जाएंगे। बेटा अगर यहाँ पर जरा देखें ना, अगर ये हमारे पास है एक आयरन का पीस है, लोहे का पीस है, इसको अगर ऊपर से आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या इसके ऊपर अगर आप हैमरिंग करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी थिकनेस यानी मोटाई कम होती जाएगी और इसकी लेंथ यानी लंबाई और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो ये शीट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये एक साल्ट का, नमक का टुकड़ा रख देते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा अगर प्रेशर अप्लाई करने पर कोई चीज टुकड़े टुकड़े हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए या पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं ये चीज ब्रिटल है। और अगर कोई चीज प्रेशर अप्लाई करने पर बेटा शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं ये मेलेबल है। और अगर कोई चीज प्रेशर अप्लाई करने पर वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं ये डक्टाइल है। बेटा ब्रिटलनेस का जो अपोजिट होता है वो मेलेबल होता है, या डक्टाइल होता है, या इलास्टिसिटी यानी लचक होता है। बेटा ये साल्ट जो होते हैं ना, ब्रिटल होते हैं। क्यों ब्रिटल होते हैं? जरा देखें, यहाँ पर पॉजिटिव के फ्रंट में कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव के फ्रंट में पॉजिटिव, पॉजिटिव के फ्रंट में नेगेटिव। इसी तरीके से जरा देखें, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है। अपोजिट चार्जेस फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने होते हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस हिस्से पर हैमरिंग कर देते हैं, ऊपर से प्रेशर इस पर लगाते हैं, तो क्या होगा? जरा देखें, अब ऊपर से यहाँ से इस पर प्रेशर एक्सर्ट किया ना, तो ये वाली लेयर नीचे आ जाएगी। जब ये लेयर नीचे आ जाएगी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव के सामने आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, यानी ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप जरा देखें प्लीज बच्चों, जरा देखें, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। हमने यहाँ पर हैमरिंग की, इस हिस्से पर चोट लगाई, आप दरमियान वाली लेयर में लगा दें या किसी एक साइड पर लेयर पर लगा दें या इधर से लगा दें, तो क्या होगा कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के फ्रंट में आ जाएंगे। ये जरा देखें, ये पॉजिटिव इसके फ्रंट में पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था? नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव। यहाँ पर अपोजिट चार्जेस फेस टू फेस थे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सिमिलर चार्जेस सामने आ गए हैं। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल। जब रिपेल करेंगे तो क्या ख्याल है कि ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे? नहीं, ये अलग अलग हो जाएंगे। हम कहेंगे इसके दो टुकड़े हो गए, टूट गया है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस। और बेटा सिर्फ प्रेशर या हैमरिंग यानी हथौड़ा वगैरह मारने से या कोई पत्थर वगैरह मारने से ये नहीं टूटते। अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रांग वोल्टेज अप्लाई कर दें, बेटा आप जरा देखें, अगर आप यहाँ पर ना एक प्लेट रख देते हैं और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, अब क्या होगा कि ये
पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नीचे हो जाएंगे और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। ये नेगेटिव ऊपर होगा, ये वाला पॉजिटिव नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, तो सेम चार्जेस फ्रंट में आ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, जरा देखें, ये वाला जब नीचे आएगा ना, तो ये वाला नेगेटिव इसके सामने आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव इसके सामने आ जाएगा, तो यहाँ सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जब सिमिलर चार्जेस सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्जन होगी। रिपल्जन की वजह से ब्रिटलनेस यानी ये टूट जाएंगे, क्रिस्टल लैटिस टूट जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी है, लैटिस स्टिफनेस मेक एनी कंपाउंड हार्ड। ये लैटिस स्टिफनेस होती है, लैटिस बड़ा मजबूत होता है, इसमें लचक नहीं होती, इस वजह से ये हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, यहाँ पर उसने इस तरीके से प्रेशर की बात नहीं की, हैमरिंग की बात नहीं की, सिर्फ वोल्टेज की, यानी आपने दो प्लेट रख दी, उनके दरमियान में कोई क्रिस्टल रखी और उन प्लेट पर अपोजिट चार्ज लगा दिया। लाइक चार्ज आयंस आर पुश टुगेदर, सिमिलर चार्ज वाले जो आयन होंगे वो पुश करेंगे एक दूसरे को। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को पुश करेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पुश करेगा, फिर सिमिलर चार्ज आमने सामने आ जाएंगे, काजिंग रिपल्जन। इससे क्या होगी, रिपल्जन होगी, ब्रिटलनेस यानी ये टूट जाएंगे, एंड अ टेंडेंसी टू ब्रेक, और तो ये क्या होगा, इनके अंदर ब्रेक यानी टूटने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस, टूट जाना ब्रिटलनेस कहलाता है। प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। बेटा अब हम लोगों ने जो वाटर सॉल्युबल साल्ट्स हैं, यानी वो साल्ट जो रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस पर पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन करना सीखनी है। उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेटा आपकी बुक में इसके 4 मेथड गिवन है, 2 तो यहां पर मैंने लिख दिए हैं, 2 इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर आप हेडिंग देखें ना, तो हेडिंग सिर्फ डली हुई है प्रिपरेशन की, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की नहीं डली हुई। लेकिन जब हम लोग साल्ट को प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद उसकी क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन करेंगे। बेटा क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं दोनों में सेपरेशन भी होती है साल्ट की, और दोनों में साल्ट की प्यूरिफिकेशन भी होती है। लिहाजा इस टॉपिक के अंदर प्रिपरेशन भी आ जाएगी, सेपरेशन भी आ जाएगी और प्यूरिफिकेशन भी, इसके अंदर भी ये तीनों चीजें आ जाएंगी। बेटा पहला जो मेथड है ना, जिससे हम लोगों ने वाटर सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करना है, वो है प्रिपरेशन बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन असल में एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, प्रैक्टिकल मेथड है, और इस टॉपिक को मैं भी भरपूर कोशिश करूंगा और आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इस तरीके से समझेंगे इंशाल्लाह कि यहां पर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा ना, तो अगर आपको लैब के अंदर जितने भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, जितने भी ग्लास वेयर्स यानी शीशे के बर्तन जो यहां पर इस्तेमाल होंगे, वो जो आपको चाहिए होंगे, वो अगर आपको दे दिए जाएं तो आप प्रैक्टिकली ये काम कर सकें। बेटा आप टाइट्रेशन किसके दरमियान करते हैं, एसिड और अल्कली। अल्कली क्या होती है, वाटर सॉल्युबल बेस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा वाटर सॉल्युबल बेस है, लिहाजा NaOH को हम लोग अल्कली भी कह सकते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर सॉल्युबल बेस है, लिहाजा KOH को भी हम लोग अल्कली कह सकते हैं। बेटा आपकी बुक में एग्जांपल है NaCl की प्रिपरेशन। अब कैसे प्रिपेयर करना है, एसिड तो कौन सा एसिड इस्तेमाल करेंगे, HCl, और अल्कली बेस कौन सी इस्तेमाल करेंगे, NaOH। तो हम लोगों ने HCl और NaOH का रिएक्शन करवाना है, उससे एक तो आपके पास बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और दूसरी कौन सी चीज बनेगी, चलें देखते हैं। तो पहले यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे रिएक्शन की या केमिकल इक्वेशन की, जो आपका दिल करता है। बेटा HCl एसिड है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, NaOH ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे। एक्वस क्या मतलब, पानी में डिसोल्व होंगे। तो पता है कौन सी चीज बनेगी, H पर होता है +1 चार्ज, Cl पर -1, Na पर +1, OH पर -1। H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। H और OH रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O। H2O के साथ हमेशा लिक्विड लिखना है आप लोगों ने, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलकर NaCl बना देंगे, साल्ट बन गया जो हम लोगों ने बनाना था। अब ये पानी के अंदर डिसोल्व होगा, इस वजह से इसके साथ हम लोग एक्वस लिख देते हैं। बेटा ये चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखे। अब बच्चों ये तो सिंपल सी इक्वेशन हो गई ना, अब टाइट्रेशन करनी है भाई, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है। तो टाइट्रेशन के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, यहां पर आप लोग हेडिंग डालेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड की, और उसके नीचे आप लोगों ने एक तो ये केमिकल भी लिखना है। केमिकल कौन से, HCl का सोल्यूशन, NaOH का सोल्यूशन, और एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, और वो चीज है फिनाफ्थलीन। तो फिनाफ्थलीन, ये 3 चीजें हमें चाहिए होंगी, 3 केमिकल चाहिए होंगे। उसके अलावा बेटा
कुछ हमें और चीजें चाहिए होंगी जिन्हें हम लोग गिलास वेयर्स कहेंगे, स्टैंड वगैरह चाहिए होंगे। तो जरा देखें, ये एक बीकर होगा, इसके अंदर आपको टीचर NaOH का सोल्यूशन दे देगा, NaOH सोल्यूशन दे देगा। ये आपके पास एक दूसरा बीकर होगा, इसके अंदर टीचर आपको HCl का सोल्यूशन दे देगा, HCl का सोल्यूशन दे देगा, एक्वा सोल्यूशन, पानी के अंदर HCl को डिसोल्व करके दे देगा। और बेटा आपके पास एक छोटी सी बोतल होगी, उस बोतल के अंदर एक ड्रॉपर डला होगा, ड्रॉपर लगा होगा, और उसके अंदर ना फिनाफ्थलीन होगी। तो ये जो है ना वो आपके पास, जहाँ पर चले मैं बना देता हूँ, ये छोटी सी बोतल होगी और इसमें ऊपर कौन सी चीज़ लगी होगी जरा देखें, इसमें ये वाला ड्रॉपर लगा होगा, ये वाला ड्रॉपर, यानी इसको अगर आप प्रेस करेंगे ना तो फिनाफ्थलीन जो यहाँ पर लिक्विड होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। ये कौन सी चीज़ है? अब बच्चों ये तो 3 केमिकल होंगे, या इनके ऊपर लेबल किया होगा ना, लिखा होगा कि ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक आयरन स्टैंड ले लेना है, स्टैंड भी आपको दे दिया जाएगा। आयरन स्टैंड ना इस तरीके से उसकी एक बेस बनी होगी, ये ना बेस होगी, ये चौड़ी होगी, मैं यहाँ पर तो सिर्फ इस तरीके से बना रहा हूँ, बेस इस तरीके से चौड़ी होगी, इस तरीके से चौड़ी उसकी बेस होगी। यहाँ पर ना उसका क्या लगा होगा, एक आयरन का रॉड लगा होगा, इस तरीके से ये आयरन का रॉड लगा होगा, और इसमें यहाँ पर एक जो है ना वो इसका क्लिप लगा होगा, ये क्लिप इस तरीके से लगा होगा, और ये आगे से मतलब इसमें होल्डर सा होगा, आप कोई भी चीज़ इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ना ये स्क्रू लगा होगा, आप इसको मतलब टाइट या खोल सकते हैं। यहाँ पर भी इसके एक ये स्क्रू से लगा होगा, ये स्क्रू से लगा होगा, इसको खोलकर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बेटा इसके अंदर आप लोगों ने एक शीशे का आपको पाइप सा मिलेगा जिसे कहते हैं ब्यूरेट। तो यहाँ पर आप लोगों ने गिलास का इसके अंदर ब्यूरेट लगा देना है। ये मैंने तो यहाँ पर छोटा सा बनाया है, तो ये काफी बड़ा सा होता है, 50 ml तक इसके ऊपर निशान लगे होते हैं। और यहाँ पर ना इसके एक वो टैप लगी होती है जिसको आप खोलते हैं तो ये ऊपर से नीचे आता है। अच्छा, इस पर ना निशान लगे होते हैं, यहाँ पर जैसे 0 ml लगा होगा, या बाद का जहाँ 50 ml लगा होता है ऊपर 0 होता है, बाद का ऊपर 50 होता है, नीचे 0 होता है। तो यहाँ पर बीच में निशान लगे होते हैं, ये निशान है, इसके अंदर छोटे छोटे निशान भी होते हैं, ml कहलाते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया ब्यूरेट, ये हो गया स्टैंड, आयरन स्टैंड। ये कौन सी चीज़ होगी? ब्यूरेट। अब बच्चों आप लोगों ने एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है, कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये मैं रख रहा हूँ, गिलास की बनी हुई इस तरीके से फ्लास्क होती है, ये गिलास की फ्लास्क है, शीशे की फ्लास्क सी बनी होती है, इसे हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। आपके पास एक और गिलास का पाइप्स होगा जिसे कहते हैं पाइपेट। तो यहां पर ये मैं पाइपेट की भी ये डायग्राम बना रहा हूं। अब ना इस पर भी निशान लगे होते हैं, 10 ml का भी होता है, 20 का भी होता है, 30 का भी होता है। तो आपने 30 ml वाला, 30 मिलीलीटर वाला ये पाइपेट ले लेना है। अब आपने क्या काम करना है, जरा देखें, इसके ऊपर पाइपेट फिलर लगा होता है, एक चीज होती है जो इसके ऊपर लगा लेते हैं, उसके ऊपर बटन लगा होता है, बटन को प्रेस करते हैं। अच्छा, अब बटन को प्रेस करके ना आपने एसिड के सोल्यूशन में ले आना है। अब उसको आप घुमाएंगे ना तो एसिड का सोल्यूशन इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। आपकी बुक के हिसाब से कहा गया कि आपने 25 ml जहां तक तकरीबन 25 ml बनेगा एसिड ले लेना है। इससे मेजरमेंट करनी है कितना एसिड है। यहां से सोल्यूशन वगैरह डिप करेंगे, यहाँ पर जो पाइपेट फिलर होगा उसका बटन सा होगा, उसको आप घुमाएंगे तो ये इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। कहाँ तक आपने लेकर जाना है? 25 ml तक। अगर ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा उल्टी साइड पर घुमाएंगे तो वो उसके अंदर नीचे गिरना शुरू कर देगा। 25 ml तक आपने इसको फिल कर लेना है। 25 ml जो इसके अंदर होगा ना उसको आपने इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देना है। 25 ml कौन सी चीज आपने यहाँ डाल दी है? HCl का सोल्यूशन डाल दिया, HCl एसिड फ्लास्क के अंदर डालना है, इस बात का ख्याल रखना है। अब इसके अंदर ना आपने यहां से 2 या 3 ड्रॉप फिनाफ्थलीन के लेने और इसके अंदर डाल देना। ये भी बिल्कुल पानी की तरह कलरलेस होगा, और ये HCl भी पानी की तरह बिल्कुल कलरलेस, NaOH भी बिल्कुल कलरलेस, ऐसे लगेगा जैसे आम वाटर है पानी। तो ये इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। कौन सी चीज मिक्स कर दी? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनाफ्थलीन इसके अंदर प्लस कर देने हैं, यहां से फ्यू ड्रॉप ऑफ
फिनाफ्थलीन और मिक्स कर देना, इसको शेक करेंगे ना तो ये मिक्स हो जाएगा। अब इसको ना आपने फिल कर देना है इस पूरे को बेस से। बेस क्या मतलब है, NaOH से फिल कर देना है। भले यहाँ ऊपर तक फिल कर लें 50 ml तक, पूरा 50 ml तक फिल कर लें, या आप दरमियान में से किसी पॉइंट तक फिल कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक आप फिल करेंगे आपने वो वाली रीडिंग लिख लेनी है। इसे कहते हैं इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। नोटबुक पर लिख देनी है कहां तक आपने फिल किया। अगर 50 तक किया तो 50 ml लिख दें, अगर 45 तक किया तो 45, 40 तक किया तो 40 ml लिख, जहां तक भी किया लिख। अब जब ये फिल कर लेंगे उसके बाद आपने करना क्या है, अब ये सारे का सारा बेस से फिल हो चुका है, यहाँ एसिड है, एसिड के अंदर फिनाफ्थलीन। बेटा आपने यहाँ से ये जो टैप है ना इसको घुमाना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपने ऊपर से बेस इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे इसके अंदर ड्रॉप जाएगा आपने इसको शेक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा, इधर नहीं देखना, इस फ्लास्क को देखते रहना है। एक वक्त आप देखेंगे ऐसा आएगा कि इसका कलर हल्का सा पिंक हो जाएगा। हल्का सा कलर पिंक क्यों हुआ, पिंक इस वजह से हुआ कि HCl इसके अंदर मौजूद था, HCl ज्यादा था, ऊपर से NaOH थोड़ा थोड़ा आता रहा। जब NaOH की मिकदार HCl के बराबर हो जाएगी तो क्या बनेगा, NaCl और H2O सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि NaCl भी न्यूट्रल है, H2O भी न्यूट्रल है। पहले कौन सी चीज ज्यादा थी, HCl ज्यादा था और NaOH थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था क्योंकि एसिड ज्यादा था। अब जब NaOH इसके बराबर हो जाएगा तो ये दो चीजें बन जाएंगी, न जहां पर एसिड होगा न जहां पर बेस होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जैसे हल्का सा एक आध ड्रॉप भी बेस को ऊपर से ज्यादा आएगा ना, तो अब इसका मतलब ये है HCl से बेस ज्यादा हो गया। जैसे बेस ज्यादा होगा, बेस फिनाफ्थलीन के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर बना देता है, पिंक कलर शो करता है। तो बेटा यहां से ये पता चलेगा कि एसिड और बेस इक्वल हो चुके थे, हल्का सा बेस ज्यादा आया, हमें इंडिकेशन मिल गई। इंडिकेटर है फिनाफ्थलीन, इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा है, इंडिकेशन देता है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है। जितना एसिड डाला था उतना बेस डाल चुका है, मामूली सा बेस ऊपर गया तभी इंडिकेशन आया। अब बेटा यहां पर जब हल्का सा पिंक कलर आ जाए ना, हल्का सा पिंक कलर, तो आप समझ लें कि वो आपका एंड पॉइंट है। आपने इस टैप को बंद कर देना है, मजीद इसके अंदर NaOH नहीं डालना। बेटा जब ज्यादा NaOH डालेंगे तो कलर बहुत ज्यादा पिंक हो जाएगा। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि जैसे हमने बहुत अच्छा पिंक कलर बनाना है। भाई पिंक कलर नहीं बनाना, एंड पॉइंट बताना होता है, और एंड पॉइंट सही वो होता है जब पिंक कलर बहुत हल्का सा हो। बाज़ औक़ात इतना पिंक होता है ये कलर कि ऐसे नजर नहीं आता, तो हम लोग फ्लास्क के पीछे व्हाइट पेपर रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ये कलर हल्का सा पिंक हुआ है। जितना पिंक कलर कम होगा इसका मतलब ये है कि उतना HCl और NaOH बराबर होंगे, उतना NaOH बहुत थोड़ा सा NaOH ज्यादा होगा। जितना पिंक कलर ज्यादा हो, क्या मतलब आपने एंड पॉइंट से ज्यादा बहुत ज्यादा NaOH डाल, तो लिहाजा NaOH बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। अच्छा अब बच्चों यहाँ पर आपके पास बन गया है साल्ट, और कौन सी चीज बन गई है, वाटर। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आप लोगों ने लेना है ट्राईपॉट स्टैंड। ट्राईपॉट स्टैंड इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, यानी इसके 3 पैसे होंगे, एक चूल्हा सा होगा। अब मैं इसको ना यहाँ पर सिंपल सा बना देता हूँ इस तरीके से करके ना, ये इस तरीके से बना देता हूँ, और एक इसका यहाँ पर, एक इधर, और यहाँ पर ये बना दिया। तीसरे उसकी वो टांग जो होगी ना, वो जो इसका ये पार्ट होगा वो उस साइड पर होगा। अब बच्चों इसके ऊपर ना एक लोहे की जाली रख देते हैं इस तरीके से ना, लोहे की एक जाली सी होती है, लोहे की ये जाली सी होती है, और इसके सेंटर में ना प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है। असल में ये जाली इस तरीके से होती है, इसको आयरन गाज बोलते हैं, और सेंटर में ना प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरे के यहाँ पर सेंटर में लगा होता है, व्हाइट कलर की मिट्टी से लगी होती है। मिट्टी क्यों लगी होती है, ताकि जहाँ से जब हम नीचे से हीट दें ना, तो पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हीट अब्जॉर्ब करेगा, ये मिट्टी हीट अब्जॉर्ब करेगी, और ऊपर जो हम लोग चीज रखें गर्म करने के लिए, उसको हर जगह से बराबर बराबर हीट मिलेगी। और यहाँ पर नीचे कोई हीटिंग के लिए कोई चीज रख देते हैं, जैसे स्प्रिट लैंप रख दिया, या बेंसिन बर्नर होता है, आजकल तो गैस होती है ना लैब के अंदर, तो इस तरीके से एक पाइप से होता है, और ये उसकी बेस होती है, और यहाँ पर पाइप आ रहा होता है, ये रबड़ का पाइप आ रहा होता है गैस का, यहाँ पर उसका वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को ओपन करते हैं, यहाँ से गैस जाती है, ऊपर आग लगा देते हैं। तो थोड़ा देखें यहाँ से ये फ्लेम्स। अब ऊपर क्या करना है हम लोगों ने,
एक चौड़ा सा बर्तन ले लेना है, ये चौड़ा सा बर्तन इसके ऊपर रख देंगे और इसके अंदर हम लोग ये वाला सोल्यूशन डाल देंगे। ये वाला जो सोल्यूशन नहीं है, ये वाला, इसके अंदर आप कौन सी चीज है, साल्ट बन गया और वाटर बन गया। अब साल्ट को अलग करना है ना, तो जब ये इसको हीट करना शुरू कर देना है, इवोपरेट, पानी इवोपरेट करना शुरू कर देगा। पानी जब इवोपरेट करना शुरू करेगा तो आप देखेंगे यहाँ नीचे ना साल्ट की क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगी। जैसे साल्ट की क्रिस्टल आपको नजर आए ना, एक दो क्रिस्टल जहां पर आपको नजर आना शुरू हो जाए, अब आप हीटिंग बंद कर दें। अब इसको वैसे ही रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पर। यह बन गया NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर निकल गया। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप लोगों ने नॉर्मल रख देना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। पानी आहिस्ते आहिस्ते इवोपरेट करता रहेगा और यहाँ जितना भी साल्ट होगा वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा, यहाँ नीचे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप देखें अच्छी खासी क्रिस्टल बन गई हैं, फिर उसके बाद आपने इनको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर कैसे करना है जरा देखें। फिल्टर भी इसी तरीके से करना है कि ये जो स्टैंड नहीं है, ये आपके पास स्टैंड हो जाएगा। ये स्टैंड का क्या बन गया है, रॉड। और अब यहाँ पर ये जो लगेगा ना, इसके गिर्द ना ये इस तरीके से वो रिंग सा बना होगा और यहाँ पर ये होगा, इसको घुमाकर आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर गिलास का आपने इस तरीके से फनल रख देना है। इसके अंदर ये फनल रख देना है। फनल के अंदर ना एक फिल्टर पेपर होता है, वो फिल्टर पेपर फोल्ड करके फनल के अंदर रख देंगे। जरा देखें यहाँ पर ये कौन सी चीज़ आ जाएगी, फिल्टर पेपर आ जाएगा। फिल्टर पेपर आम पेपर की तरह होता है और उसके अंदर बहुत बारीक सुराख से होते हैं। वो सुराख ऐसे होते हैं कि हमें नजर नहीं आते। अब बच्चों यहाँ पर नीचे आप कोई बीकर वगैरह रख देंगे, ये बीकर रख दिया। अब आप लोग यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है ना, जिसके अंदर क्रिस्टल है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे तो होगा क्या, क्रिस्टल इधर ही रह जाएंगी, यहाँ पर ना क्रिस्टल रह जाएंगी यहाँ पर, और जो बाकी पानी होगा वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर वाटर नीचे आ जाएगा, H2 नीचे आएगा। अब जरा देखें, यहाँ फिल्टर कर रहे हैं आप, सेपरेट कर रहे हैं क्रिस्टल की साल्ट्स को वाटर से, और इस तरीके से प्यूरिफिकेशन भी हो रही है। कोई और जो मटेरियल होगा पानी के अंदर डिसॉल्व होकर चला जाएगा, H2 आ जाएगा। बेटा ये जो फिल्टर से यहाँ से जो नीचे पानी से आ जाता है ना, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। याद रख लेना कि ये जो फिल्टर जब करते हैं तो जो नीचे चीज बह जाती है पानी के साथ, पानी समेत, इसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। और ये जो फिल्टर पेपर के ऊपर चीज बच जाती है ना, इसे कहते हैं रेजिड्यू। तो यहाँ रेजिड्यू क्या है, NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल। अब आप यहाँ से फिल्टर पेपर निकाल देंगे, इसको थोड़ा सा रख देंगे। जब रखेंगे तो फिल्टर पेपर में से वाटर ड्राई हो जाएगा और NaCl की क्रिस्टल आप लोग वहाँ से अलग कर लेंगे। तो जरा देखिए, हम लोगों ने NaCl प्रिपेयर कर लिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख लेना। स्लो स्लो करके देखेंगे, सुकून से देखेंगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बेटा सेकंड मेथड है सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का, कि प्रिपरेशन विद एक्सेस मेटल। आप लोगों ने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, लेकिन मेटल की मिकदार एक्सेस में, ज्यादा मिकदार में ले लेनी है। एक्सेस का क्या मतलब होगा, इतनी मेटल ले लेनी है कि एसिड सारे का सारा यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, लेकिन मेटल आखिर में बच जाए। एक्सेस का मतलब क्या होता है, जो चीज आखिर में बच जाती है। बेटा यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आपको मटेरियल क्या चाहिए होगा, एसिड चाहिए होगा। अच्छा, अब कौन सा साल्ट आपकी बुक में गिवन है जिसको प्रिपेयर करना है, जिंक सल्फेट। तो आप ऐसा एसिड चाहिए होगा जो आपको सल्फेट प्रोवाइड करे। तो कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जिंक मेटल चाहिए होगी। आप लोगों ने काम ये करना है कि एक बीकर लेना है, गिलास का, ये बीकर सा ले लिया। बीकर के अंदर ना आपने 25 ml H2SO4 सोल्यूशन ले लेना है, 25 ml H2SO4 सोल्यूशन ले लेना है। इसके अंदर आपने जिंक का एक पीस डाल देना है। यहाँ पर जिंक का पीस डाल दिया, ये जिंक मेटल है, जिंक मेटल है। अब रिएक्शन क्या होगा जरा देखें, जिंक मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। यहाँ इक्वेशन की हेडिंग डाल देंगे आप लोग, प्लस H2SO4 एक्वस फॉर्म में ये सोल्यूशन होगा। अब जिंक इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnSO4 एक्वस पानी में होगा, क्योंकि ये जो एसिड है ये पानी के अंदर होता है, पानी पहले से मौजूद है। और साथ ये चीज क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनना शुरू हो जाएगी। बेटा यहाँ पर ये जैसे एसिड में हम लोग जिंक की मेटल को डालेंगे ना, तो क्या होगा कि ये वाला साल्ट बनना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जिंक मेटल व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और साथ साथ यहाँ पर बबल से निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जरा बताएं, ये जो बबल से ऊपर निकल रहे हैं, ये बबल किस चीज के हैं भाई। जब भी कोई गैस पानी में से बाहर निकलती है ना, तो बबल की शक्ल में पानी में से जो छोटे छोटे बबल निकलते हैं, इन्हें एफरवेसेंस बोलते हैं, या बबल भी आप कह सकते हैं। कौन सी गैस निकल रही है, ये बबल पूछे जाते हैं MCQs में। हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर जा रहा है। बेटा आप देखेंगे कि ये मेटल सारी की सारी खत्म हो गई। जब मेटल सारी की सारी खत्म हो गई, हमने तो मेटल एक्सेस में लेनी है ना, ज्यादा मिकदार में लेनी है, तो थोड़ा सा और जिंक डाल देंगे, थोड़ा सा और पीस मेटल का, जिंक का छोटा सा लोहे की तरह आपको लगेगा, वो आपने इसमें डाल देना है। अब आप देखेंगे कि फिर दोबारा बबल निकलना शुरू हो जाएंगे। बबल जब खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब आप सारे का सारा एसिड खत्म हो गया, और आप देखेंगे छोटा सा टुकड़ा जिंक का बच जाएगा। अब जरा देखें, जिंक यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है, और हमने यही तो करना था। जिंक एक्सेस में लेने का मतलब क्या है, आखिर में जिंक थोड़ा सा बच जाए। ये क्यों कर रहे हैं
क्योंकि जिंक बचा होगा वो तो नजर आ जाएगा, लेकिन अगर एसिड बच गया ना तो वो नजर नहीं आएगा। तो हमने ये कंफर्म करना है कि एसिड बचा हुआ नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर साल्ट है, पानी है, हाइड्रोजन गैस तो चली गई और थोड़ा सा जिंक है। तो अब इस जिंक को हम कैसे निकालेंगे? फिल्टर कर लेंगे। कौन सा तरीका करेंगे जरा देखें। ये आप लोगों के पास एक स्टैंड होगा, यहाँ आयरन का ये राड लगा होगा और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये आप लोग फनल ले लेंगे। फनल कैसे? अब हाथ से पकड़ कर तो नहीं रखेंगे, इसको यहाँ स्टैंड के साथ जोड़ देंगे। ये स्टैंड का क्लिप्स होगा, इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा देना है। ये फिल्टर पेपर यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, बीकर रख देंगे। अब बच्चों ऊपर जब ये सोल्यूशन डालेंगे ना तो अब साल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। क्या होगा कि यहाँ ऊपर जो है ना बचा हुआ जो जिंक होगा ना वो बच जाएगा। यहाँ पर जिंक, यहाँ जिंक रेजिड्यू होगा और ये जो सोल्यूशन जाएगा ना यहाँ पर साल्ट होगा ZnSO4 और कौन सी चीज होगी, H2O। अब बच्चों इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे ना तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना वो निकल जाएगा। इसको यहाँ से हटा कर ना ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे साल्ट की ना क्रिस्टल नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देखें साल्ट की 2-3 क्रिस्टल बनना शुरू हो गई, अब आप हीटिंग रोक देनी है, क्योंकि मजीद हीट करेंगे तो ये क्रिस्टल दोबारा टूट जाएंगे, दोबारा डिसॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी आपने हीटिंग रोक देनी है। बेटा ये बात याद रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है कि जब आप किसी साल्ट के सोल्यूशन को हीट करते हैं ना तो क्रिस्टल जब बनना शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन कौन सा होता है, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो बच्चों अब जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा यानी 2-3 क्रिस्टल जब आपको नजर आ जाएगी तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, अब हीटिंग खत्म कर देनी है। क्यों हीटिंग खत्म करेंगे, नहीं तो फिर वो मजीद हीट करेंगे ना तो क्रिस्टल टूट जाएंगे, क्रिस्टल नहीं बनेगी। तो अब आपने इस सोल्यूशन को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी फिर दोबारा क्या करना है कि यहाँ नया फिल्टर पेपर रखना है। इस नए फिल्टर पेपर के अंदर आप क्या काम करेंगे कि ये वाला सोल्यूशन डालेंगे ना, नीचे कोई और बीकर रखकर, तो साल्ट की जो क्रिस्टल्स होंगी वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर पीछे सिर्फ पानी नीचे आ जाएगा। आप वो फिल्टर पेपर निकालेंगे, उसके ऊपर साल्ट की क्रिस्टल होंगी, उसको थोड़ा सा ओपन करके रखेंगे, ड्राई हो जाएगा, साल्ट आपके पास, जिंक सल्फेट आपके पास आ जाएगा। बेटा सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का थर्ड मेथड है प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल बेस। एसिड तो आपने यूज करना ही करना है, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने ऐसी बेस इस्तेमाल करनी है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, और वो बेस एक्सेस में यानी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करनी है। एक्सेस में जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बेस के साथ एसिड इस्तेमाल करेंगे। बेस एक्सेस में बेस खत्म नहीं होगी, लेकिन एसिड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और किसी भी चीज को एक्सेस में लेने की वजह भी यही होती है कि दूसरी जो चीज उसके साथ रिएक्ट करवा रहे होंगे ना तो वो ताकि मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। बच्चों यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जांपल है ना, जो इनसॉल्युबल साल्ट आपने प्रिपेयर करना है इस मेथड से, वो है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसको कॉपर 2 सल्फेट भी कहते हैं, नाम भी आपको पता होना चाहिए। कॉपर 2 सल्फेट भी कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, या सिर्फ कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कॉपर 2 ऑक्साइड या इसको सिर्फ कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। बेटा ये मेटल है ना, कॉपर, तांबा, भाई जिसकी तारें बनाई जाती हैं, बिजली वाली तारें, वायर बनाई जाती हैं, जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, तो ये मेटल है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, वो बेस होते हैं, उनकी नेचर बेस होती है, और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो अब आप लोगों ने काम क्या करना है बेटा, बीकर लेना है। बीकर के अंदर आप लोगों ने H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेना है 25 ml। ml कह दें या सेंटीमीटर क्यूब कह दें, ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। क्या चीज ले लेनी है इसमें, H2SO4 सॉल्यूशन ले लेना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये डाल देना है। कॉपर ऑक्साइड ये साल्ट की तरह का होगा, ये आप लोग इसमें डाल देंगे। अब जैसे डालेंगे, ये आपने क्या चीज डाल दी, CuO, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन होगा जरा देखें, CuO, ये सॉलिड फॉर्म में होगा ना, इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल को हम लोग सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस H2SO4, इसका सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एक्वस। अब बच्चों कौन सी चीज बनेगी, CuSO4, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये पानी के अंदर था तो पानी तो वहां पर मौजूद है, उसने तो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो ये साल्ट बनेगा, ये भी पानी के अंदर होगा। ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
H2O बना देंगे और H2O हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कौन सी चीज बनना शुरू हो जाएगी, CuSO4 और वाटर बनना शुरू हो जाएगा। जब आप देखें कि ये सारे का सारा खत्म हो गया, नजर नहीं आ रहा, ये जो H2SO4 का सोल्यूशन है ये बिल्कुल आपको पानी की तरह लग गया और इसके अंदर ये आपने कॉपर ऑक्साइड डाला है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाए आपने थोड़ी सी मिकदार में और कॉपर ऑक्साइड डाल देना और इसको आप जरा देखेंगे थोड़ी देर तक ये खत्म होता रहेगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अब ये रुक जाएगा, अब ये मजीद खत्म नहीं होगा। इससे ये बात पता चल रही है कि जहाँ जितना भी H2SO4 था ना वो सारे का सारा इस्तेमाल हो गया है और कॉपर ऑक्साइड बच गया है। कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में डाला है ना, 2 दफा डाला है तो बच गया है और H2SO4 सारे का सारा इस्तेमाल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ये जो CuO जो थोड़ा सा बच गया है इसको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब भाई फिल्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फनल ले लेते हैं, ये फनल लेंगे और फनल को आपको पता है स्टैंड के ऊपर लगा देंगे और फनल के अंदर कौन सी चीज बेटा, फनल के अंदर फिल्टर पेपर रख देंगे, फिल्टर पेपर, और यहाँ नीचे एक बीकर रख देंगे ताकि जो फिल्ट्रेट आएगा ना पानी वगैरह वो बाहर नहीं जाए। अब यहाँ इसके गिर्द कौन सी चीज होगी भाई, ऐसे नहीं होगा, ये देखें ये इस तरीके से। अब यहाँ पर ये स्टैंड होगा, इस तरीके से ये स्टैंड होगा। यहाँ एक अलग बीकर रखेंगे, ये भी बीकर है, तो क्या होगा कि इसके अंदर कौन सी चीज रह जाएगी, CuO की क्रिस्टल। CuO ये साल्ट नहीं है, ये जो बचा हुआ बेस है ना, इनसॉल्युबल बेस, ये उसकी क्रिस्टल है। यहाँ पर ये पानी से आ जाएगा, इस पानी के अंदर कौन सी चीज होगी, CuSO4 और कौन सी चीज होगी, वाटर होगा। अब बेटा आप लोगों ने इस बीकर को हीट करना है, इसको हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो जो वाटर होगा ना वो इवेपोरेट करना शुरू कर देगा और आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, बेटा CuSO4 की ना यहाँ आपको नीचे क्रिस्टल नजर आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी क्रिस्टल नजर आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इसको मजीद हीट नहीं करना है, इसको रख देना है, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। जब आप देखें अच्छी खासी यहाँ पर क्रिस्टल बन गई हैं तो अब उन क्रिस्टल को इस पानी से अलग करना है। कैसे करेंगे, दोबारा फिर फिल्टर करेंगे, यानी यहाँ पर ये आप लोग फनल लगाएंगे, फनल, और फनल के अंदर कौन सी चीज़ बेटा, फिल्टर पेपर लगा देंगे, ये इस तरीके से फिल्टर पेपर लगा देंगे और ऊपर फिर आप जब ये डालेंगे तो अब बताएं यहाँ पर कौन सी चीज़ कलेक्ट होगी, चलें बताएं, शाबाश जी, क्रिस्टल ऑफ CuSO4। और यहाँ नीचे ये जो फिल्ट्रेट बनेगा ना, ये जो पानी से नीचे आएगा फिल्ट्रेट, ये सिर्फ वाटर होगा, फिल्ट्रेट ये कौन सी चीज होगी, वाटर होगा। अब इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है ना, इसको आप फेंक दें, पीना नहीं है, इसके अंदर थोड़ा बहुत साल्ट होगा और कॉपर सल्फेट जहर होता है। अब यहाँ से फिल्टर पेपर निकालें, उसके ऊपर ये क्रिस्टल होंगी CuSO4 की, इसको थोड़ा सा ओपन करके रखेंगे, ये ड्राई हो जाएगा, पानी इसमें ड्राई हो जाएगा, आपके पास कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल आ जाएंगी। बेटा नेक्स्ट जो मेथड है ना, मेथड नंबर 4 सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का, वो ये है प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट। इनसॉल्युबल कार्बोनेट लेना है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, मार्बल या लाइम स्टोन, चूने का जो पत्थर होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, और उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवा देना है। अब आपके कोर्स में है कौन से साल्ट की प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब बेटा जब आपको साल्ट दिया जाए ना, आपने खुद पहचानना है ना, ये जो पहले वाला था ना कैटायन, ये बेस से लेना है, या अब यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट से आएगा, और ये जो नेगेटिव वाला होता है ये एसिड से आएगा। अगर यहाँ पर Cl है तो आप कौन सा एसिड इस्तेमाल करेंगे, HCl। अगर यहाँ पर SO4 है तो आप कौन सा एसिड इस्तेमाल करेंगे, H2SO4। अब बच्चों आप लोगों ने काम बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बीकर ले लेना है, यहाँ पर ये जनाब आपने ले लिया बीकर, बीकर के अंदर आप लोग HCl का 25 ml HCl का सोल्यूशन ले लेना है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल या लाइमस्टोन जो भी आपके पास है, चूने का पत्थर है या मार्बल का टुकड़ा है, वो आप इसके अंदर डाल देंगे। तो देखें यहाँ पर ये आपने इसके अंदर लाइमस्टोन डाल दिया। अब रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या रिएक्शन होगा, ये जो CaCO3 था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में था, इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल का क्या मतलब, सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसके ऊपर जब आप HCl का सोल्यूशन है तो एक्वस लिखेंगे, तो क्या होगा कि ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके CaCl2 बनाएगा। यहाँ से CO3CO2 में ये गैस की शक्ल में चला जाएगा, ये क्या होगा, एक्वस, और साथ ये जो हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर H2O बना देगा और ये H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 2 लगा देंगे। तो बच्चों अब जरा देखें, यहाँ पर साल्ट आप देखेंगे व्हाइट कलर का पाउडर बनना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो यहाँ से बबल बाहर जाना शुरू कर देंगे, यहाँ से ना ये बबल से बाहर जाना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे। जब पानी में से कोई गैस बाहर निकलती है तो छोटे छोटे जो बबल बनते हैं, उन बबल्स का नाम होता है एफरवेसेंस। तो आपको यहाँ से एफरवेसेंस यानी छोटे छोटे बबल नजर आएंगे। बच्चों ये बबल किस चीज के होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल होंगे। अब आप देखेंगे
कि ये मार्बल का पीस खत्म हो जाएगा, जैसे मार्बल का पीस खत्म हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खत्म हो जाएगी। तो अब ये मार्बल खत्म हो गया, एसिड अभी खत्म नहीं हुआ। अब आप क्या करना है, थोड़ा सा और मार्बल यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना CaCO3, ये थोड़ा सा और डाल देना। जब डालेंगे आप देखेंगे दोबारा एफरवेसेंस बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल का टुकड़ा छोटा सा बचा रहेगा, लेकिन एफरवेसेंस नहीं बनेंगे। वजह क्या है कि ये तो भी मौजूद है लेकिन ये चीज खत्म हो गई। तो ये एक्सेस में डाला था ना, एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट, तो ये एक्सेस में हम लोगों ने कार्बोनेट डाला था। ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसकी क्या करें CO3 आ रही होती है, उसे हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास एसिड खत्म हो गया, एफरवेसेंस यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल का बनना खत्म हो जाए, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात की निशानी है कि एसिड खत्म हो गया है। और ये तो हमें नजर आ रहा है ना, ये तो मौजूद है। तो अब बच्चों जरा देखें कि ये जो बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है इसको कैसे अलग करेंगे। चलें अब आप खुद बताएं क्या करेंगे। फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, जरा देखें। ये आप लोगों के पास फनल हो जाएगा। फनल को आप लोग स्टैंड के ऊपर लगाएंगे या नीचे बीकर रखेंगे। बीच में कौन सी चीज आप लगाएंगे, यहाँ पर वैसे तो अगर डाला ना तो ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर क्या लगा देना है, फिल्टर पेपर लगा देंगे। और जब यहाँ पर ये डालेंगे तो यहाँ नीचे क्या चीज आएगी, चलें बताएं। यहाँ पर बेटा ये जो साल्ट बना है ना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये आएगा और साथ कौन सी चीज आ जाएगी, वाटर आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सी चीज, ये जो CaCO3 जो मार्बल बच गया था ना एक्सेस, वो यहाँ रह जाएगा। अब बच्चों हमें तो ये साल्ट अलग करना है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट बना है इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। इधर से हटा कर अलग कर लेंगे, इसको ट्राइपॉट स्टैंड के ऊपर रखेंगे, इसके नीचे जाली लगाएंगे, आयरन गाज लगाएंगे, फिर हीट करेंगे। हीट करना है किस वक्त तक, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे पता चलेगा कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया भाई, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कैल्शियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी आप लोगों ने हीटिंग स्टॉप कर देनी है। क्यों हीटिंग स्टॉप करनी है भाई, फिर ये क्या होगा कि ये क्रिस्टल दोबारा टूटना शुरू हो जाएंगे। अब आपने इसको हीटिंग से हटाकर नॉर्मल वे में रख देना है, रूम टेम्परेचर पर रख देना है। जैसे ठंडा भी होता जाएगा और साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर ये बीकर है ना, इसके अंदर यहाँ पर ये तो पानी है, इसके अंदर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की क्रिस्टल भी बनना शुरू हो जाएंगी। जब आप देखें अच्छी खासी क्रिस्टल बन गई हैं, फिर उसके बाद अब आपने कैल्शियम क्लोराइड साल्ट को अलग करना है ना, ये तो बाकी तो पानी रह गया। तो कैसे करेंगे, फिर दोबारा से फिल्टर करेंगे। ये आप लोग क्या करेंगे, फनल ले लेंगे, ये फनल हो गया। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें फिल्टर पेपर लगा देंगे। ये फिल्टर पेपर लगा दिया, नीचे ये बीकर लगा देंगे ताकि फिल्ट्रेट पानी वगैरह ज़ाया ना हो, इधर उधर ना फैले। अब इसके अंदर जब आप ये चीज़ डालेंगे तो मुझे बताएं यहाँ क्या चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर दो ही चीज़ें थी ना, CaCl2 की क्रिस्टल और वाटर, तो यहाँ वाटर आ जाएगा जो कि फिल्ट्रेट कहलाएगा। जो फिल्टर पेपर में से चीज़ गुजर जाती है उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। बताएं यहाँ ऊपर जो चीज़ बच जाती है ना उसे रेजिड्यू कहते हैं। रेजिड्यू क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब आप फिल्टर पेपर को इधर से निकालें और टेबल के ऊपर फैला दें, छोटा सा होगा, रख दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे फिल्टर पेपर ड्राई हो गया, जो क्रिस्टल होगी वो भी ड्राई हो चुकेंगी। अब यहाँ से आप फिल्टर पेपर के ऊपर से क्रिस्टल आप कलेक्ट कर सकते हैं। बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स या सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। बेटा कुछ साल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं जबकि कुछ साल्ट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कौन से साल्ट्स को हम लोग सॉल्युबल साल्ट कहते हैं, बेटा वो साल्ट जो रूम टेम्परेचर पर यानी 25 सेल्सियस पर पानी में डिसोल्व हो जाते हैं ना, वो वाले साल्ट सॉल्युबल साल्ट कहलाते हैं। और बेटा वो साल्ट्स जो रूम टेम्परेचर पर पानी में डिसोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल साल्ट कहलाते हैं। जरा देखें यही तो लिखा है, सॉल्युबल साल्ट्स, द साल्ट्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। या आप ये भी लिख सकते हैं, द साल्ट्स दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉल्युबल साल्ट। अब सॉल्युबल साल्ट की ये कुछ एग्जांपल लिख दी है, सोडियम क्लोराइड आम खाने वाला नमक है, अमोनियम सल्फेट ये भी एक साल्ट है, आगे एटसेट्रा। इनसॉल्युबल साल्ट्स, द साल्ट्स दैट आर नॉट सॉल्युबल या द साल्ट्स दैट कैन नॉट बी डिसोल्व्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल साल्ट। इसके एग्जांपल कौन सी हैं, सिल्वर क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से साल्ट्स पानी में सॉल्युबल हैं, कौन से साल्ट्स इनसॉल्युबल हैं। बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये साल्ट वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो मैं उसका एक सिंपल सा जवाब देता हूँ, बेटा पढ़ने से पता चलेगा आपको, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ना, उन एक्सपेरिमेंट यानी बहुत सारे साल्ट्स को पानी में डिसोल्व करके कुछ रिजल्ट निकाले हैं, उन रिजल्ट्स को रूल की शक्ल दे दी गई है। अब हम लोगों ने वो रूल्स पढ़ने,
उन रूल्स को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी रूल्स फॉर साल्ट्स। अगर ये रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये साल्ट पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। यानी प्रैक्टिकल किए बगैर, किसी साल्ट को पानी में डिसोल्व करके चेक करने के बगैर, यानी आप पानी में भले डिसोल्व न करें, सिर्फ साल्ट का नाम पढ़ें, आप बता देंगे कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। बेटा इसके एमसीक्यूज भी आते हैं, उसके अलावा बेटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आता है? राइट द सॉल्युबिलिटी रूल्स फॉर साल्ट, आल्सो राइट द एक्सेप्शंस फॉर क्लोराइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट साल्ट। अच्छा, अब बच्चों पहला रूल क्या है? सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम NH4 प्लस अमोनियम कहलाता है। इनके जितने भी साल्ट होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। यानी कोई भी ऐसा साल्ट जिसके नाम के शुरू में लिखा हुआ आ जाए सोडियम, या नाम के शुरू में लिखा हुआ आ जाए पोटाशियम, या नाम के शुरू में लिखा हुआ आ जाए अमोनियम, तो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल है। या अगर नाम नहीं लिखे होंगे तो फिर फार्मूले के मन होंगे। अगर किसी साल्ट के शुरू में Na लिखा हुआ हो, जब बेटा साल्ट होगा ना तो Na के ऊपर चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये साल्ट नहीं है, ये साल्ट का एक आयन है। साल्ट के अंदर दो किस्म के आयन होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन होगा, इसके बाद नेगेटिव आयन जुड़ा होगा। नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, तो साल्ट के अंदर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा। देखिए ये साल्ट है, ये Na+ है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। तो बेटा कोई भी ऐसा साल्ट जिसके फार्मूले के शुरू में Na हो या K हो या NH4 हो, उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ हो, उसकी परवाह न किया करें। बस आंखें बंद करके आप लोगों ने कह देना है कि ये वाटर सॉल्युबल है। तो सोडियम के, पोटाशियम के और अमोनियम के साल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं। बेटा जितने भी नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट आयन होता है NO3 और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है साल्ट के फार्मूले के एंड पर आएगा। नेगेटिव चार्ज बाद में आते हैं, पॉजिटिव चार्ज पहले लिखे जाते हैं। तो बेटा कोई भी ऐसा साल्ट जिसके नाम के एंड पर लफ्ज लिखा हुआ हो नाइट्रेट, या अगर नाम नहीं लिखा हो फार्मूला लिखा हुआ है तो फार्मूले के एंड पर आ रहा हो NO3, तो आंखें बंद करके आप लोगों ने बता देना है कि ये वाटर सॉल्युबल है। जरा देखें जहां क्या लिखा है, ऑल सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम साल्ट्स आर सॉल्युबल। ये एग्जांपल दे दिए, NaCl, KCl, KBr। देखें शुरू में Na आ रहा है, K आ रहा है, यहाँ पर K आ रहा है, अमोनियम आ रहा है, सोडियम, अमोनियम, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। नाइट्रेट्स, ऑल नाइट्रेट साल्ट्स आर सॉल्युबल। सारे नाइट्रेट के साल्ट्स सॉल्युबल होते हैं। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, देखें इसके आखिर में पोटाशियम आ रहा है, अगर शुरू में पोटाशियम हो तभी सॉल्युबल, आखिर में अगर नाइट्रेट हो तभी सॉल्युबल। अब इसमें तो दोनों आ गए, तो क्या मतलब ये सॉल्युबल है। कैल्शियम नाइट्रेट, अब बेटा देखें आखिर में NO3 आ रहा है ना, क्या मतलब ये वाटर सॉल्युबल है। क्लोराइड, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड साल्ट होते हैं यानी जिनके आखिर में Cl आ रहा होता है, वो ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और लेड 2 क्लोराइड, या सिर्फ लेड क्लोराइड भी आ जाए PbCl2, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। इनमें भी क्लोराइड है, देखें AgCl, इसके आखिर में Cl आ रहा है, PbCl2, इसके आखिर में भी Cl आ रहा है। हमने यहां पर क्या लिखा है, मोस्ट क्लोराइड साल्ट्स आर सॉल्युबल। ऑल क्लोराइड नहीं लिखा, मोस्ट लिखा है, ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये दो जो है ना, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये दो ऐसे क्लोराइड हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। अब सॉल्युबल वाले की एग्जांपल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड आप उसको कह सकते हैं। एक्सेप्शंस, AgCl एंड PbCl2 आर इनसॉल्युबल। अच्छा, अब बच्चों कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सिवाय ये वाले जो कार्बोनेट होंगे जिनके शुरू में Na या पोटाशियम या अमोनियम आ रहा होगा, यानी इसके भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। देखें मोस्ट कार्बोनेट साल्ट्स आर इनसॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है ना, सिंगमरमर, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। बेटा आपके घरों में मार्बल की टाइलें लगी होती हैं, फर्श पर टाइल्स होती हैं मार्बल की, सिंगमरमर की। अगर वाटर सॉल्युबल होता तो जनाब पोछा लगता, आप पता है ना पोछा लगाते हैं ना घरों में, यार इतना भी नहीं पता तुम लोग को। तो बेटा पोछा जब लगाते हैं तो कपड़े को पानी में भिगोकर रगड़ते हैं, तो क्या होता है, रोजाना थोड़ा थोड़ा मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसोल्व होता, चंद दिनों के बाद जनाब टाइलें गायब, तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ये भी साल्ट है, ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन बेटा कौन से कार्बोनेट हैं, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके आखिर में CO3 आ रहा है लेकिन वो पानी में सॉल्युबल है? सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम वाले साल्ट सारे सॉल्युबल। बेटा कोई भी ऐसा साल्ट जिसके आखिर में लफ्ज लिखा हुआ आ जाए कार्बोनेट, या जिसके फार्मूले के आखिर में आ जाए CO3, तो समझ लें कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, सिवाय सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। बेटा सल्फेट SO4-2, ये सल्फेट आयन है। अब इससे पहले अगर कोई पॉजिटिव आयन लग जाएगा तो ये साल्ट बन जाएगा।
बेटा जितने भी सल्फेट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल, पानी में डिसोल्व होते हैं। यानी जब भी कोई ऐसा साल्ट आ जाए जिसके नाम के आखिर में सल्फेट लिखो हो, या अगर नाम नहीं लिखोगा तो फिर फार्मूला होगा, फार्मूले के आखिर में SO4 आ रहा हो, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके कह देना कि ये पानी में सॉल्युबल है, सिवाय इन 3 के, लेड 2 सल्फेट या सिर्फ लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। ये 3 जो सल्फेट है ना, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ये एक्सेप्शनल याद रख लें, बाकी आप सिर्फ ये याद रख लें कि बाकी सारे के सारे सॉल्युबल हैं सिवाय कार्बोनेट्स के। अच्छा, यही इस टॉपिक के नोट्स बन गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन याद रखें ये और ये आमने सामने नहीं लिखना, जैसे मैंने जो दरमियान में लाइन लगाकर आमने सामने लिख दिया, मेरे पास जगह कम थी इस वजह से ये मैंने लिख दिया। आप लोगों ने ये लिखना है, उसके नीचे फिर ये रूल नंबर 4, फिर नीचे रूल नंबर 5 लिखना है तरतीब के साथ। अब बच्चों इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 बुक का पेज है 80, इसको हमने सोल्व करना है। बेटा ये करा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर इनसॉल्युबल। ये नीचे साल्ट की एक लिस्ट गिवन है और पूछे ये गया कि इन साल्ट में से कौन से इनसॉल्युबल हैं। बच्चों सिल्वर क्लोराइड, वहां पर सिर्फ नाम लिखे हुए थे, मैंने फार्मूले भी लिख दिए, पेपर में हो सकता है फार्मूला से आ जाए। बेटा सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड सारे के सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन सिल्वर और लेड क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। जरा देखें, AgCl एंड PbCl2 आर इनसॉल्युबल, तो यहां पर लिखेंगे इनसॉल्युबल इसके सामने, इनसॉल्युबल, ठीक है। अब उसने कहा इनसॉल्युबल बताने, तो इनसॉल्युबल वालों को हम लोग हाईलाइट कर देंगे, ब्लू से लिख देंगे, बाकियों को ब्लैक से लिख देंगे। बेरियम सल्फेट, बेटा सल्फेट जितने भी हैं सॉल्युबल हैं, लेकिन बेरियम, उसके बाद जरा देखें लेड सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल है, तो ये बेरियम सल्फेट क्या हो गया, इनसॉल्युबल। क्या लिख देंगे, इनसॉल्युबल। अच्छा सोडियम नाइट्रेट, बेटा सोडियम वाले साल्ट या नाइट्रेट वाले साल्ट, यानी किसी भी साल्ट के शुरू में सोडियम आ जाए या आखिर में NO3 आ जाए, या जैसे इसमें अब दोनों आ गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि सोडियम के बाद नाइट्रेट हो, लेकिन अगर सोडियम आ जाए उसके बाद कुछ भी आ जाए तो वो सॉल्युबल होगा, या आखिर में NO3 आ जाए और उससे पहले कुछ भी आ जाए तो वो सॉल्युबल होगा। अब इसके शुरू में सोडियम, आखिर में नाइट्रेट आ रहा है, तो ये तो सॉल्युबल है। अब सॉल्युबल को मैं ब्लैक से लिखूंगा क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ये बताएं सॉल्युबल कौन सा और इनसॉल्युबल कौन सा। इनसॉल्युबल पूछा है तो इनसॉल्युबल को हम लोग हाईलाइट करेंगे, सॉल्युबल को वैसे ही लिख देंगे। अच्छा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम के जितने भी साल्ट हैं NH4 वो सॉल्युबल है, वैसे कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, लेकिन पोटाशियम का, सोडियम का और अमोनियम का जो कार्बोनेट है वो सॉल्युबल है। क्या लिखेंगे, सॉल्युबल। अच्छा लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट जितने भी हैं, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, NO3 जिसके भी एंड पर आ जाए वो क्या होता है, सॉल्युबल। बेटा आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा इसके साथ ये चैप्टर बाय बाय, और आप लोग अल्लाह हाफिज।